अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेकंड लास्ट सेशन है, तो जो आज का सेशन है दैट इज अबाउट डाटा माइग्रेशन के। अब हमने अगर हम थोड़ा सा एक दफ़ा रिकैप करें कि हमने क्या क्या लर्न किया, तो वेरी अर्ली जो सेशन थे हमारे दैट वाज अबाउट ईआरपी। हमारा जो मेजर फोकस एरिया था वो ईआरपी का एरिया था। ईआरपी क्या है, ईआरपी की नीड क्या है, वो कैसे फंक्शन करती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी हिस्ट्री, एवोल्यूशन, ऐसी बहुत सारी चीजें देखी। उसके साथ साथ हमने कुछ की टर्म्स जो हैं ईआरपी से रिलेटेड वो लर्न की प्रोसेस में। एडिशनली हमने ये देखा कि जो फंक्शन कंसल्टेंट्स हैं उनका क्या रोल है और वो किस तरह ईआरपी की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अपना जो रोल है वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हमने थोड़ा सा स्विच किया ओडो की तरफ। हमने ओडो की रिव्यू किया, डेमोस्ट्रेशन आप लोगों के सामने एक दी गई। फिर हमने जो ओडो का एक बेसिकली इनिशियल एंगेजमेंट जो हमने लॉगिन होके ओडो में जो उसकी बेसिक स्क्रीन्स हैं, ठीक है, उसकी जो वर्क फ्लो, नेविगेशंस, एप्स, इसका इंट्रोडक्शन लिया, उसके जो बेसिक्स थे उसका इंट्रोडक्शन लिया। फिर हमने आपको कोर कॉन्सेप्ट्स बताए उससे रिलेटेड, फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने ये चीज़ें आपको करके दिखाई ओडो में। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन था दैट वाज अबाउट इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशंस, और फिर इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन हमने उसे नेक्स्ट सेशन में आपको ओडो में करके दिखाई। उसके बाद हमने आपको ओडो में ये फ्लो रन करके दिखाया दैट वाज ऑर्डर टू कैश और प्रोक्योर टू पे। ये हमने कंप्लीट प्रोसेस फ्लोज आप लोगों के सामने परफॉर्म किए। इसके साथ साथ हमने आपको एक्सेस वेरी फर्स्ट डे से दे दी थी ताकि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद जो हमारे सेशंस थे वो दोबारा मूव हुए कि हमने जो डाटा एनालिसिस है, बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमने वो कैसे करनी है, हमने प्रोसेस फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं, उसके बाद हमने जो फॉर्म्स और रिपोर्ट्स की डिजाइनिंग है वो किस तरह से करनी है, और उसके बाद हमने ईआरपी के जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे मैनेज करना है। तो जो आज का सेशन है बेसिकली ये वो फाइनल स्टेज है जहाँ पे जाके अब हम एक सिस्टम से, जो पुराना सिस्टम हमारे पास चल रहा है, वहां से डाटा अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं नए सिस्टम की तरफ। ठीक है, क्योंकि हम इसको ओडो का नाम दे रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि एक लेगेसी सिस्टम जो हमारे पास पुराना सिस्टम चल रहा था उससे डाटा अब हम माइग्रेट करके लेके आ रहे हैं ओडो में। तो आज का हमारा सेशन इसी के बारे में है कि वो डाटा क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर एक दफा मैं क्विक ओवरव्यू दे दूं, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस थी, फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशन में हमने कंपनी का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। ठीक है, हमने जो ब्रांचेस उसकी जो, और ये बिजनेस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है आपने ब्रांचेस ऐड करनी है या नहीं करनी। ठीक है, देखिए जो कंपनी का एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक ही यहाँ पे ये चीजें आती हैं। और ये दो चीजें, दो एरिया सेपरेट है। एक होता है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, यानी आपने सेटअप्स रेडी करनी है, और डाटा माइग्रेशन करनी, बोथ आर डिफरेंट। तो आप सबसे पहले सेटअप रेडी करते हो, जब सेटअप्स रेडी हो जाते हैं फिर आप जो है वो क्लाइंट का डाटा माइग्रेट करते हो, इस सिस्टम में लेके आते हो। तो कंपनी स्ट्रक्चर हमने उसकी स्टडी की, उसकी जो नीड थी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो नीड्स के मुताबिक हमने बनाए। ब्रांचेस का डाटा उसके नीड के मुताबिक हमने डिजाइन किया। एनालिटिकल अकाउंट्स यानी उसके जो कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर्स की हमने डेफिनेशंस की। चार्ट ऑफ अकाउंट इसका जो है वो डिफाइन किया गया, जो कंपनी की नीड के मुताबिक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया गया। उसका कैलेंडर डिफाइन किया गया, करेंसी, टैक्सेस और बैंक्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो वो एक्टिविटीज हैं जो हमने फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशंस में परफॉर्म की। उसके बाद इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशंस में हमने प्रोडक्ट की कैटेगरीज, उसके अलावा जो वो हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। एक मिनट में ये भी अपडेट कर दूं। ठीक है, प्रोडक्ट की कैटेगरी से मुराद है कि टाइप्स। तो इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशंस में हमने प्रोडक्ट की कैटेगरीज डिफाइन की। ठीक है, प्रोडक्ट्स डिफाइन की जो कि कोर एलिमेंट है इन्वेंट्री का। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, वेयर हाउसेस, वैल्यूएशन की टेक्निक्स, और इनकी हमने फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशंस की। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि इन्वेंट्री के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके जो अफेक्ट थे वो हमने लिंक कर दिए अकाउंट्स के साथ, फाइनेंस के साथ। ठीक है, कि हर एक ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल अगर जीआरएन डलता है, गुड रिसीव्ड नोट डलता है, तो हमने कौन सी ट्रांजैक्शन उस पर करनी है बैक एंड पे,
ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन कौन सी होगी, अगर आपका डीसी डलता है डिलीवरी चलान, तो ऐसी सूरत में कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमने यहाँ पे कवरेज की। तो ये फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमने वहां पे देखी इन्वेंट्री में, ठीक है। उसके बाद अगर हम मॉड्यूल स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि इस कोर्स में हमने इन 5 मॉड्यूल्स को टारगेट किया हुआ है, तो उसमें जो परचेज का मॉड्यूल था, परचेज के मॉड्यूल में हमने वेंडर्स को देखा कि वेंडर कैसे फंक्शन करते हैं, सॉरी उसके सेटअप में वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, कस्टमर्स की रजिस्ट्रेशन की, इन दोनों को ओडो जो है वो पार्टनर कहता है, ठीक है। वो पार्टनर कहता है, नॉर्मली इसको वो कॉन्टैक्ट्स के फॉर्म से ही मैनेज कर लेता है। अच्छा, एचआर में अभी आप इसको देखोगे कि एचआर में जो एम्प्लॉय की प्रोफाइलिंग होती है, ठीक है, ये जितने भी एक्टिव एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, यानी ये क्योंकि ये सेटअप हमने डिस्कस नहीं किया है, ये नेक्स्ट क्लास में होने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्टिव एम्प्लॉयज होते हैं उनकी डिटेल्स जो है वो हम मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो एम्प्लॉयज का डाटा लाया जाता है यहाँ पे सी डाटा में, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट डिटेल्स है, ये बेसिकली इसके अलावा इसमें और भी कुछ सेटअप डिफाइन होते हैं जिसमें आपकी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, जैसे शिफ्ट्स और टाइमिंग्स, कैजुअल्स वगैरह, यानी कौन सी शिफ्ट और हर शिफ्ट का क्या स्केजुअल वगैरह होगा। तो इस तरह की इसके अलावा कंपनी की कुछ अदर पॉलिसीज वगैरह वो यहाँ पे आप डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो एचआर मॉड्यूल है उसकी सेटिंग या उसका सेटअप जो है वो रेडी हो जाता है। अगर हम फर्दर आगे बढ़े, तो ये हमारा जो सिस्टम है इसकी अभी कॉन्फ़िगरेशन हमने, यानी ये 5 जो मॉड्यूल्स हैं इनकी अभी हमने यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन की हैं। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अभी सिर्फ हमने सेटअप्स रेडी किए हैं। तो जब हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, सिस्टम अब रेडी हो गया है, तो अब नेक्स्ट स्टेज आ गई है कि हम इसमें ओपनिंग बैलेंसेस को लोड कर दें, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंसेस में मॉड्यूल वाइज क्या क्या आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि बेसिकली किस मॉड्यूल से हमने कौन कौन सा डाटा जो है वो एज ए ओपनिंग बैलेंसेस पिक करना है। तो फाइनेंशियल में अगेन ये क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि हम बेसिकली अपना जो कट ऑफ पीरियड है वो कैसे लगाते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। मगर हम फर्ज कर लेते हैं कि हम अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के ऊपर अगर मूव करते हैं अपने बैलेंसेस, तो ऐसी सूरत में हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 फाइनेंशियल्स में हमें बैलेंस शीट आइटम्स, ईयर क्लोजिंग के ऊपर हम अपनी बैलेंस शीट आइटम से मुराद है अपने एसेट्स, इक्विटी और लाइबिलिटीज, इनको मूव करेंगे, ठीक है। यानी एसेट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हम इनको मूव करेंगे। उसके बाद फिक्स एसेट्स ये एडिशनली आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी एक सेपरेट हेड्स होते हैं। आल्दो कि इनके बैलेंसेस यहाँ पे मौजूद होते हैं, मगर हम इनको सेपरेटली भी मैनेज कर रहे होते हैं, तो फिक्स एसेट्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उनकी अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब यहाँ पे आ जाती है। पेंडिंग परचेज इनवाइसेस, कितनी ऐसी इनवाइसेस हैं जो उस डेट तक हमने परचेज की है मगर अभी पेमेंट्स के लिए पेंडिंग है, ठीक है। और इसी तरह मैं थोड़ा सा इसको अनएडजस्टेड वेंडर कस्टमर एडवांसेस, जिस तरह इनवाइसिंग पेंडिंग होती है, इस तरह कुछ आप जो एडवांसेस पे किए होते हैं या रिसीव किए होते हैं वो भी पेंडिंग होते हैं, ठीक है। तो वो वाले बैलेंसेस हम लेके आएंगे नए सिस्टम में, यानी पेंडिंग इनवाइसेस ऑफ परचेज, पेंडिंग इनवाइसेस ऑफ सेल्स, ऐसी इनवाइसेस जिनके अगेंस्ट अभी रिसीट पेंडिंग है, और अनएडजस्टेड जो वेंडर या कस्टमर के जो एडवांसेस हैं वो वाले बैलेंसेस हम यहाँ तक लेके आएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। ये बड़ा क्रिटिकल सा एरिया होता है, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन होता है कि जी कौन कौन से बैलेंसेस और चीजें हमने मूव करनी है, ठीक है। तो एक सिंपल इन्वायरमेंट में जहां पे हमारा कट ऑफ जो है हमारा फाइनेंशियल पीरियड होता है, तो हम जो जो बैलेंसेस लेके आ रहे होते हैं ये उनकी डिटेल, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, बैलेंस शीट आएगी आपकी पूरी की पूरी, फिक्स एसेट्स आएंगे, ठीक है, विद वैल्यूज, पेंडिंग परचेज इनवाइसिंग, ये इनवाइसिंग एज ए इनवाइस आएगी, ठीक है, इनकी सिर्फ वैल्यू नहीं आएगी, ये इनवाइस रजिस्टर होगी। इस तरह जो एडवांसेस हैं ये भी एज ए एडवांसेस, यानी ये डॉक्यूमेंट्स एज ए ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होंगे,
ये जितने भी यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ ना मैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, मसलन अगर आपने इनवाइस क्रिएट करनी है तो अपने इनवाइस के फॉर्म से जाके जितनी पेंडिंग इनवाइसेस हैं वो आपने उसका टेम्पलेट लेना है, उसको अपलोड कर देनी है, चाहे वो सेल की है, परचेज की है। इस तरह आपने जो एडवांसेस है वेंडर्स के वो भी यहाँ से टेम्पलेट लेके आपने उनको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि आपके जो फाइनेंशियल्स के बैलेंसेस हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। फाइनेंशियल का मतलब है आपके मॉड्यूल्स इसमें अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, जनरल लेजर, फिक्स एसेट्स और जो कैश बैंक्स वगैरह के जो अकाउंट है ना, जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, अब नॉर्मली बैंक्स, अब तो क्योंकि मॉड्यूल्स डील करते हैं, पहले ये क्या होता था, अगर सेपरेटली इसको मॉड्यूल डील कर रहा हो ना तो आप इसको सेपरेट लेके आएंगे। यानी मॉड्यूल से मुराद ये है कि बैंक्स जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट में आपने ओपन नहीं किए, ठीक है, उनको एक सेपरेट मॉड्यूल से डील कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में बैंक्स का बैलेंस भी आएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि मसलन एक आध बैंक होता है छोटे बिजनेसेस में, या एक दो बैंक्स होते हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या कहते हैं, उसको सेपरेट नहीं करते, उसको वो चार्ट ऑफ अकाउंट में ही ओपन कर लेते हैं, वहीं से उसका बैलेंस मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन ये कंडीशनल है कि अगर वो बैंक्स के मॉड्यूल से डील हो रही है तो ये बैंक्स के बैलेंसेस आएंगे। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं इन्वेंट्री की तरफ। जब हम इन्वेंट्री को डिस्कस करेंगे तो इन्वेंट्री में हमारे पास आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। उस कट ऑफ डेट पे हमारा क्या क्लोजिंग स्टॉक है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी भी हमें चाहिए, उसकी प्राइस भी चाहिए, ठीक है। बेसिकली उसकी क्या क्वांटिटी है और उसकी परचेज प्राइस क्या है वो अपनी इस वैल्यूएशन के साथ एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके अलावा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की अदर टेक्निक्स अगर यूज हो रही हैं जैसे एवरेज वैल्यूएशन वगैरह, तो उसको आप इन बैलेंसेस को आप उसके थ्रू भी ला सकते हैं। परचेज सेल्स, क्योंकि ये एपीआर के बैलेंसेस आगे हुए हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अगर नीड हो भी तो हम क्या करते हैं कि हम पेंडिंग जो परचेजेस होती हैं, परचेज ऑर्डर्स होते हैं, हम उनको ला सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए रिसीविंग आसान हो जाए। जीआरएन वगैरह की उनकी रिसीविंग जो है इजी डाल लें, इस तरह पेंडिंग सेल ऑर्डर्स, ठीक है, आप उनको ला सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं एचआर की बात करूं तो एचआर में आपके अनएडजस्टेड एडवांसेस, एम्प्लॉय ने एडवांसेस लिए हैं अभी एडजस्ट नहीं किए, उनके बैलेंसेस आएंगे। और अगर उनके कुछ लोन्स चल रहे हैं, लोन्स के बैलेंसेस हैं अभी रनिंग, ठीक है, तो ये वाली चीजें जो हैं ये एम्प्लॉइज की डिटेल के साथ आ जाएगी। तो ये मॉड्यूल वाइज जो डाटा है आप इसको लोड करेंगे। अगर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या अदर मॉड्यूल्स होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की सूरत में आप उनकी फॉर्मुलेशंस, रेसिपी वगैरह इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो भी ला रहे होते हैं, ठीक है। क्वालिटी के साथ क्वालिटी के पैरामीटर्स वगैरह भी आप डिफाइन करते हैं, मगर वो नॉर्मली सेटअप का फॉर्म होता है, उसमें बैलेंसेस की जरूरत नहीं होती। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग के वे बता रहा हूँ ये भी सेटअप्स के हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में आपका हर तरह का स्टॉक आएगा, इसमें आपका रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, सेमी फिनिश और फिनिश, हर तरह का जो स्टॉक है जो कंपनी की ओनरशिप में है। अगर ये कंपनी का स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, मगर ओनरशिप कंपनी की है, कई ऐसी होती है ना वो कंसाइनमेंट बेसिस पे भिजवाते हैं, यदि ऑनरशिप कंपनी की है मगर अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पड़ा हुआ है, या कोई कंपनी का स्टॉक थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है टॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो सारे का सारा जो स्टॉक है वो आपने यहाँ पे लेना है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। ये तो बहुत ही इस पे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग कुछ पूछ ही नहीं रहे कि दिस इज द की। जब आप लोड कर रहे हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए यहाँ पे। जी काजी, आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं है? हुमा, आपका क्वेश्चन कोई? ठीक है जहन, वो आप रिकॉर्डिंग से ले लेना। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो बैलेंसेस हैं वो सारे के सारे सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपका सिस्टम जो है वो रेडी हो जाता है। अच्छा, अब ये है कि आपने इन बैलेंसेस को करना कैसे है, प्रिपेयर कैसे करना है। ये इतना आसान नहीं होता कि बस ये बैलेंस उठाएं उसमें ले आए। लेकिन सबसे पहले जब आप
एक कंपनी के पास कुछ ना कुछ पुराना चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में अगर कोई सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम से निकल आता है, मैनुअल सिस्टम में कंपनी के पास चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस चार्ट ऑफ अकाउंट की मैपिंग करवाते हैं, ठीक है। नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्लाइंट है, हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम उनके जो अकाउंट्स के हमारे पास जो फोकल पर्सन होते हैं या अकाउंट्स हेड होते हैं, हम उनसे ये चीजें डिमांड कर रहे होते हैं भी आप लोग हमें अपना चार्ट ऑफ अकाउंट दे दें, ठीक है। अगर उनको सैंपल चाहिए तो हम ओडो का जो एक स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट है वो दे देते हैं। और हम उन्हें ये भी कहते हैं कि आप जब इस चार्ट ऑफ अकाउंट को रेप्लिकेट करें तो कोशिश करें कि आप इनकी मैपिंग को प्रॉपर मेंटेन फॉर्म में रखें। अच्छा, मैपिंग क्या होती है? मैपिंग होती है कि आप कुछ अकाउंट्स को एक दूसरे से आपस में कनेक्ट करते हो, ठीक है। अच्छा, अब वो मैपिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब जो नए मेथड्स है ना या नए मॉडल्स हैं उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट बड़े स्मार्ट है। मसलन आप 2-3 पेजेस का चार्ट ऑफ अकाउंट वो सारा काम कर रहा होता है। अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो पहले कंपनीज क्या होती थी, हर चीज फाइनेंस से मैनेज करती थी, ठीक है। हर जो अकाउंट है वो चार्ट ऑफ अकाउंट में ओपन हो रहा होता है। तो हमने शुरू शुरू में ऐसे भी चार्ट ऑफ अकाउंट देखे हैं जो 300 पेजेस के होते थे। मगर जब से ये मॉड्यूलर अप्रोच आई है और कंट्रोल अकाउंट्स का कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल हुआ है सिस्टम्स में, तो चार्ट ऑफ अकाउंट को अब इतने ज्यादा डाटा को कैरी करने की जरूरत नहीं है। चार्ट ऑफ अकाउंट अपने कंट्रोल अकाउंट में आपको समराइज बैलेंस दिखाता है और जो डिटेल्स होती हैं वो आप रेलिवेंट मॉड्यूल में जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको चार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस में अगर आप जाएंगे कि मुझे वेंडर बैलेंसेस देखने हैं कि वेंडर टोटल मेरे पेएबल बैलेंस कितना है, यानी वेंडर बैलेंस कितना है, ठीक है, या मेरा अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस कितना है, ठीक है, डेटर बैलेंस कितना है। तो ऐसी सूरत में आपको सिर्फ एक फिगर नजर आ रही होगी। हम फर्ज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल वो कहेगा 40 मिलियन आपका पेबल्स का बैलेंस है और जो तकरीबन कोई 50 मिलियन है ये आपका रिसीवेबल्स का बैलेंस है। तो आपका ट्रायल आपको सिर्फ ये फिगर दिखा रहा होगा। अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है अभी इसमें से किस वेंडर का कितना कितना बैलेंस है, तो वो कहता है कि आप रेलिवेंट मॉड्यूल को कंसल्ट करो। अब वेंडर बैलेंस के लिए कौन सा मॉड्यूल कंसल्ट होगा? परचेज का। अगर मैंने वेंडर का बैलेंसेस देखनी है तो मैं किस मॉड्यूल को कंसल्ट करूंगा? कहां से मुझे मिलेंगे इंडिविजुअल वेंडर के बैलेंसेस? जी, अकाउंट पेएबल मॉड्यूल से, ठीक है। परचेज का मॉड्यूल बेसिकली परचेज के प्रोसेस को मैनेज करता है। तो वेंडर के बैलेंसेस आपको अकाउंट पेएबल्स के मॉड्यूल से मिलेंगे। इस तरह जो आपके रिसीवेबल्स के बैलेंसेस हैं वो अकाउंट रिसीवेबल एआर का मॉड्यूल, ये फाइनेंशियल का पार्ट है, ठीक है, ये वहां से मिलेंगे। तो अब ये जो कंट्रोल अकाउंट्स के आने से क्या हो गया कि प्रोसेस जो है वो ज्यादा स्मार्ट हो गया है, ठीक है। आपको इंडिविजुअल अकाउंट्स की जो डिटेल चाहिए वो आप रेलिवेंट मॉड्यूल्स में जाके उनके लेजेस देख सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट या आपके ट्रायल बैलेंस में सिर्फ सिंगल बैलेंसेस आ रहे होते हैं और जिस अकाउंट में ये बैलेंसेस आ रहे होते हैं उसको हम कंट्रोल अकाउंट कह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा है ना, वो मॉड्यूल के साथ वो जो है वो कॉन्फ़िगरेशन उसकी हुई हुई है, ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है। तो यहाँ पे आपको वो समराइज बैलेंस दिखा रहा है मगर रेलिवेंट मॉड्यूल में जाके वो आपको उनकी डिटेल्स दिखा रहा है। तो इसलिए जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट की बात करते हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारे पास क्या है कि अब अगर कोई ऐसा पुराना चार्ट ऑफ अकाउंट है जिसमें ये चीजें किसी डिफरेंट वे में अप्लाई हुई हैं तो हमें चार्ट ऑफ अकाउंट में बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि कई दफा हम कोशिश करते हैं कि हम सेम चार्ट ऑफ अकाउंट को एज इट इज फॉर्म में ना लेके आए, क्योंकि नॉर्मली कई दफा क्लाइंट ने बहुत सारे एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन किए होते हैं। तो हम फिर उनकी मैपिंग करवाते हैं। अब मैपिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हम क्लाइंट के साथ बैठ के एक मीटिंग्स करते हैं कि हम देखते हैं कि उसके पास ना 3 तरह के बैलेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट, ऑफिस, गेस्ट,
आउटसाइड, वो इस तरह के यानी ना मुख्तलिफ अकाउंट ओपन किए हुए हैं। मैं जस्ट एक ये छोटी सी एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूँ। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या ये तीनों अकाउंट को सेपरेटली देखना जरूरी है? अच्छा, क्या हम इन चीजों को एनालिटिकल अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं या क्या टैग से मैनेज कर सकते हैं? मसलन आप ऑफिस गेस्ट या आउटसाइड वगैरह की अगर टैग्स में आप ये टाइप्स ओपन कर लें, ठीक है, क्योंकि ये एडिशनल फ्लैग देता है ना आपको, जो ओडो है टैग्स का। तो हम उसे कहते हैं कि अगर हम आपकी ये तीनों चीजें ऑफिस, गेस्ट और आउटसाइड, ये हम अगर टैग्स में ओपन कर दें और यहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट का जो एक हेड खोल दें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा? और मोस्टली क्लाइंट उस पर एग्री हो जाता है कि हाँ जी, मुझे ज्यादा अकाउंट नहीं चाहिए, अगर ये मुझे सेपरेट रिपोर्टिंग मिलती है या एनालिटिकल अकाउंट से रिपोर्टिंग देती है तो मेरे लिए इसमें कोई चैलेंज नहीं है, मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, इस 3 अकाउंट के अगेंस्ट, ठीक है, फर्ज कर लें कि ये हमारा था ओल्ड, एक मिनट अजान हो जाए, थोड़ा सा पास करते हैं, अकाउंट खोल देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि एम्प्लॉय के पास ऐसी ट्रांजैक्शन हुई होती है पहले से ना, मैंने आपके सामने एक्सपेंस नेचर का अकाउंट खोला है, नॉर्मली ये ज्यादा प्रॉब्लम हमें बैलेंस शीट के जो नेचर के अकाउंट होते हैं ना उसमें होती है। तो अब हम क्या करते हैं, उसे मैपिंग करवाते हैं। हम कहते हैं कि आप जब अपने पास इसको एक्सेल में या जिसमें भी वर्किंग कर रहे हैं, आप इन 3 अकाउंट्स को मैप कर दें इनके फ्रंट पे ये वाला अकाउंट उसके साथ, ताकि जब भी हम बैलेंसेस को पिक करें तो हमें पता हो कि इन तीनों के जो बैलेंसेस हैं वो हमने यहाँ पे लेके जाने हैं, ठीक है। और टीम को भी पता हो, ट्रेनिंग्स में भी हमें काम आते हैं, टीम को भी पता हो कि बेसिकली अब हमारा इस अकाउंट की जगह पे ये अकाउंट यूज होगा, ठीक है। तो ये होती है मैपिंग। तो हम उनसे ओल्ड और न्यू जो है वो मैप करवाते हैं, यानी सबसे पहले उनसे नया चार्ट ऑफ अकाउंट बनवाते हैं, ओल्ड को सामने रखवा के, ठीक है। जो रेलिवेंट क्लाइंट का अकाउंट सेट होता है वो हमारे साथ इस प्रोसेस में शामिल होता है। जब वो फाइनल हो जाता है तो हम उसे कहते हैं इसकी मैपिंग करके दें हमें, ठीक है। तो मैपिंग में हमें बैलेंसेस लोडिंग में भी हेल्प मिलती है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो यहां तक कोई क्वेश्चन हो? मुझे ऐसा, हमने थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन किया है, अब जैसा वो सुन पा रहे हैं हमें? अच्छा, मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। सर हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा कि हमें सीड डाटा यानी सेटअप सम में क्या क्या मॉड्यूल वाइज हमें सेटअप रिक्वायर्ड है, ठीक है। जब हमें सिस्टम को रेडी करना है डाटा माइग्रेशन के लिए, डाटा माइग्रेशन से मुराद है पुराने सिस्टम का डाटा नए सिस्टम में लाने के लिए। फिर हमने देखा कि ओपनिंग बैलेंसेस हमें कौन कौन से लेके आने हैं मॉड्यूल वाइज। तो यहाँ पे हमने फाइनेंस में देखा कि बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी पेंडिंग बैलेंसेस हैं बैलेंस शीट के अलावा। इन्वेंट्री से हम स्टॉक्स वगैरह लेके आएंगे, परचेज में पेंडिंग पीओज लेके आएंगे, सेल्स में पेंडिंग एसओज लेके आएंगे, और एचआर से अनएडजस्टेड एडवांसेस और पेंडिंग लोन्स वगैरह, इनके बैलेंसेस आपके मूव करेंगे नए सिस्टम में, ठीक है। जो भी आपके पेंडिंग बैलेंसेस आप जिनको कैरी करना चाहते हैं वो आप इनको लेके आएंगे। अच्छा, अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो हमने स्टार्ट में डिस्कशन किया कि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स की मैपिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में हमने नए और पुराने चार्ट ऑफ अकाउंट को पहले नया बनवा लेना है, फिर उसकी मैपिंग करवा देनी है पुराने के साथ, ठीक है। और उसके मैंने कुछ रीजन यहाँ पे मेंशन किए। एक रीजन ये था क्योंकि जो चार्ट ऑफ अकाउंट है आजकल ये बहुत स्मार्ट है, कंट्रोल अकाउंट्स और मॉड्यूल्स की वजह से चार्ट ऑफ अकाउंट स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि जो डाटा है डिटेल वो मॉड्यूल से मिल जाती है और आपके जीएल में सिर्फ समरीज अवेलेबल होती है। अच्छा, अब जब हम बैलेंसेस लोड कर रहे हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमने जो जो बैलेंसेस लेके आने हैं, एक तो हमने बैलेंस शीट आइटम्स, ठीक है। बैलेंस शीट आइटम्स बेसिकली क्या होती हैं, हमने हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी, ठीक है। तो ऑलरेडी जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके मुताबिक जी हमारी बैलेंस शीट आइटम्स आपस में इक्वल होती हैं। एसेट्स इक्वल हैं कैपिटल या इक्विटी प्लस लायबिलिटीज के। तो जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम ये सारी चीजें उठा के उसमें से ले आएंगे और ऑलरेडी उसकी जो दोनों साइडें हैं वो आपस में इक्वल होंगी, तो हमें कोई चैलेंज नहीं है।
मगर हमने ये जिक्र भी किया कि कुछ ऐसे बैलेंसेस हैं जो हम बैलेंस शीट से बाहर निकाल लेते हैं, बियॉन्ड लेके आते हैं। जैसे हमने फिक्स एसेट्स की बात की, हमने पेंडिंग परचेज इनवाइसेस के बैलेंसेस की बात की, एडवांसेस की बात की, पेंडिंग सेल्स इनवाइसेस की, और जो बैंक वगैरह के बैलेंसेस हैं इनकी, ठीक है। इस तरह क्लोजिंग स्टॉक और कुछ अदर बैलेंसेस हैं। अगर ये सारे के सारे पेंडिंग बैलेंसेस हमने बाहर निकाल लेने हैं, यानी बैलेंस शीट वो अलहदा से लेके आने हैं, ठीक है, सिस्टम में, तो अब हमारे लिए चैलेंज ये आता है कि इनके बैलेंस जब हम इनको विद वैल्यूज लेके आते हैं तो ये हमारी इस ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी प्राइस में वो 100 मिलियन की पड़ी हुई है। फिक्स एसेट है उसके पास 300 मिलियन के, पेंडिंग परचेजेस हैं 50 मिलियन की, पेंडिंग सेल्स हैं उसके पास 60 मिलियन की, और कुछ चीजें अगर लेना चाहिए, अदरवाइज हम इससे भी अपना एक बना सकते हैं टेंटेटिव एडवांसेस। अब इन बैलेंसेस ने खुद अपनी वैल्यूज के साथ आना है सिस्टम में। फॉर एग्जांपल हमारे जो एडवांसेस हैं वो 10 मिलियन के हैं, इन बैलेंसेस ने डायरेक्ट अपनी वैल्यूज के साथ आना है। तो ऐसी सूरत में हमें फिर क्या करना है कि जब हम अपनी ट्रांजैक्शन ये लोड करते हैं तो हम इसमें इनकी वजह से एडिशनल एंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। तो हम फिर वहां पे ट्रांजैक्शंस क्या करते हैं, हम ओपनिंग बैलेंसेस का एक एडजस्टमेंट का एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब हम जो जो भी बैलेंसेस, फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम ये बैलेंसेस लेके आते हैं तो हम इसकी क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, स्टॉक और इन्वेंट्री, क्योंकि ये डेबिट नेचर का है, इसने डेबिट होना है, तो ये डेबिट होता है अपनी पूरी वैल्यू के साथ। अगर जैसे यहाँ पे वैल्यू इसकी 100 मिलियन, तो ये 100 मिलियन के साथ यहाँ पे डेबिट होगा, और 100 मिलियन के साथ ही क्रेडिट हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट जो हमने ओपन किया है, ये सर हमारा ये एसेट कैपिटल और लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट हो रहा होगा। सर आप दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी। सर मैं कह रहा हूँ कि ये ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट जो हमने ओपन किया है, सर ये हमारा ये एसेट कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के जितने भी वो रिलेवेंट हेड्स है उसके साथ सर ये इफेक्ट हो रहा होगा। जी उसके जी अगेंस्ट सर जी जी, आप कंटिन्यू रखें, बताएं बताएं आप प्लीज। सर फॉर एग्जांपल मैंने अपने एसेट शिफ्ट कर दी, कैपिटल शिफ्ट कर दिए और लाइबिलिटी शिफ्ट कर दिए। तो सर आप कह रहे हैं कि फिर ये कुछ एडजस्टमेंट जो बाकी रहती है उसको फिर हमने सेपरेटली करना है। तो ये ये जो है जो एडजस्टमेंट जो है, फॉर एग्जांपल मेरी स्टॉक की इन्वेंट्री 100 मिलियन, मैं उसको अब सिस्टम में पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये सर ये ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है सर ये फिर फर्दर एसेट्स के साथ सर ये क्रेडिट होगा। अच्छा सर, सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूं कि जब हम अपने सारे बैलेंसेस लोड कर लेंगे तो इस बैलेंस का, इस अकाउंट का बैलेंस क्या होना चाहिए? सर मे बी जीरो। जी जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमें अकाउंट क्यों ओपन करना पड़ा? उसका रीजन ये है कि हम अगर बैलेंस शीट एज इट इज पूरी की पूरी ले आते तो उससे हमारा मसला हल हो जाना था। मगर चैलेंज ये है कि बैलेंस शीट के अलावा कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो हमने डायरेक्ट लेके आनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दफा रिपीट कर देता हूँ। अब देखिए, हमारे फिक्स एसेट्स मौजूद है ना, हम फिक्स एसेट्स की सेपरेट मैनेजमेंट करते हैं, उसका प्रॉपर मॉड्यूल उसको मैनेज करता है। हर फिक्स एसेट एक एज ए रजिस्टर में दर्ज होता है, उसकी मैनेजमेंट होती है प्रॉपर। अब वो फिक्स एसेट हमें एज इट इज ही चाहिए अपनी वैल्यूएशन के साथ, और जैसे ही सिस्टम में, क्योंकि फिक्स एसेट एक रजिस्टर होता है ना, सिस्टम में इन होता है, तो उसके पीछे एक फाइनेंशियल वॉचर ऑटोमेटिकली डल जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ कंपनीज इस अकाउंट से बचने के लिए ना, इस ट्रांजैक्शन से बचने के लिए ये भी करती हैं कि वो ना जो ओपनिंग बैलेंसेस के पीछे ये जब लोड करती हैं तो इनके वॉचेस नहीं डलवाती,
कहती है कि इन ट्रांजेक्शन्स के हमें वॉचेस नहीं रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इनके बैलेंसेस तो ऑलरेडी आ गए, अब तो हम सिर्फ उनकी जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो लेके आ रहे हैं ना। तो ऐसी सूरत में जब उनके पीछे वॉचेस नहीं डालते तो फिर भी आपके जो बैलेंसेस जो है वो ऑलरेडी उससे आ जाते हैं, आपकी बैलेंस शीट से आ जाते हैं। मगर इसकी जो बेटर अप्रोच है वो ये है कि जैसे ही आप उसकी ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो ट्रांजैक्शन के पीछे उसके जो वॉचेस हैं वो डल जाएं, और डलने के लिए आप एक एडजस्टमेंट का अकाउंट फॉर द टाइम बीइंग यूज कर लो। और ये एडजस्टमेंट का जो अकाउंट है ये फॉर द टाइम बीइंग है, इसका जो अल्टीमेट इफेक्ट है जब आपके बैलेंसेस सारे लोड हो जाती है ये जीरो पे चला जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये उन्हीं बैलेंसेस से डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है ना जो आप ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में शामिल है। तो हम तो सिर्फ इस एडजस्टमेंट के लिए, अब आप क्या करेंगे जब ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास यही एसेट थे, ये हो गया हमारे पास 400 520, ठीक है? तो नेट बैलेंस आ गया 520। तो हमने, और 520 में भी हमने ये देखा कि इसमें से कितना है जो पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। फिक्स एसेट का पॉजिटिव होगा, इन्वेंट्री का पॉजिटिव होगा, परचेज इनवॉइसेस पेएबल है नेगेटिव होगा, और एडवांसेस भी हम फर्ज कर लेते हैं कि वेंडर और इनका नेट जो बैलेंस है वो नेगेटिव ही है। ठीक है? तो हमने तकरीबन ये 60 इसमें से माइनस हो जाएगा, और ये 10 क्या था हमने डाला यहाँ पे। अच्छा, तो अब हमारे पास नेट कितना बचा? 400 मिलियन। ठीक है? अब मैं जब अपना बैलेंस लोड करूंगा ना बैलेंस शीट में, तो मैं ये देखूंगा क्योंकि ये मेरे पॉजिटिव साइड पे है, एसेट साइड पे है ये बैलेंस, तो 400 मिलियन का जो गैप है वो मेरी एसेट साइड पे है, तो मैं एसेट साइड पे इस पे 400 मिलियन मेंशन कर दूंगा। ठीक है? मगर जैसे ही मेरे ये बैलेंसेस, क्योंकि ये ओपनिंग के साथ ही आ जाने ना, मैंने इनको लोड करता रहूंगा, ये नेट होता रहेगा, ये जैसे जैसे मैं इनको लोड करता जाऊंगा ये नेट होता रहेगा। देखो मैंने इसको डेबिट किया था 400 से, अब इस ट्रांजेक्शन से 100 से क्रेडिट हो गया। इसी तरह फिक्स एसेट की ट्रांजेक्शन आएगी तो फिर ये क्रेडिट हो जाएगा। थ्री हंड्रेड से देखिए ये फिर क्रेडिट हो गया, तो मेरे नेट ऑफ हो गया ना 400 का। इस तरह जैसे जैसे बैलेंसेस आते रहेंगे ये नेट ऑफ होता रहेगा। तो इसलिए इसका अल्टीमेट इफेक्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें रिक्वायर्ड क्या था कि हम अपने जो डिटेल्स लेके आ रहे हैं वो हम एक प्रॉपर अकाउंटिंग के मेथड के जरिए लेके आ जाए। ठीक है मुझे साहब, या इसमें फर्दर आपको कोई रिक्वायर्ड है डिटेल्स? सर सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज जो है आप सिनेरियो बयान कर रहे हैं जो हम ईयर एंड पे करते हैं, उस वक्त तो हमारे साथ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब कुछ रेडी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक्सरसाइज एट द मिड ऑफ ईयर या फर्स्ट क्वार्टर में या सेकंड क्वार्टर में करना चाह रहा हूँ, तो उसमें तो मेरे एक्सपेंसेस और वो भी होते हैं, इनकम भी होती है, तो सर मैं उसको फिर किस तरह इस एक्सरसाइज को करूँगा? जी सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, मगर उसका ना आंसर थोड़ा सा आगे आ रहा है। ये मैंने ना आगे सिनेरियोज बनाए हुए हैं कुछ। ठीक है सर, अभी मेरी कोशिश है कि अभी जो हम ना एक ईयर का कट ऑफ ले रहे हैं। ईयर का कट ऑफ था कि जैसे मेरा 31 दिसंबर को ईयर क्लोज हो रहा है, तो 31 दिसंबर को ही मैं अपने जो बैलेंसेस हैं वो लेके आ रहा हूँ। अभी सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं, मैं आगे जाके सर मुख्तलिफ सिनेरियोज डिस्कस करूंगा। ठीक है सर, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मैं इसको थोड़ा सा पार करता हूँ। अच्छा जी, तो ये था हमारा मेथड कि अगर हम अपने ओपनिंग बैलेंसेस को एज ए कट ऑफ डेट को, ठीक है, जिसको हमने कट ऑफ लगाया, जैसे बहुत सारी कंपनीज का पाकिस्तान में 30 जून है, 30 जून को उनका ईयर क्लोज होता है, तो आपने 30 जून की बैलेंस शीट उठानी है। ठीक है? तो क्योंकि जैसे ईयर क्लोज होता है आपका पीएनएल क्लोज हो जाता है। पीएनएल से क्लोज होने से मुराद कि जो भी पहले पीएनएल क्रिएट होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस जाके आपकी इक्विटी में वो पार्क हो जाता है, रेलिवेंट अकाउंट में जो आपने मार्क किया हुआ है। ठीक है? वो आपने किया हुआ है जो एलोकेटेड रिटेन अर्निंग्स है, जिस जो भी आपका अकाउंट होगा वहां पे पार्क हो जाएगा। तो आप वो सारे के सारे बैलेंसेस जब अपनी बैलेंस शीट लेके आएंगे तो बैलेंस शीट के साथ ही आ जाएंगे। ठीक है? और यहाँ पे आप देखें आपके इनकम से रिलेटेड जो और एक्सपेंस के अकाउंट्स हैं वो नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करके ईयर क्लोजिंग के बाद लेके आए हैं। मगर सिनेरियोज लाजमी नहीं हमेशा ऐसा ही हो, कई दफा जो सिचुएशन है वो इससे डिफरेंट होती है। ठीक है? अच्छा, अब डिफरेंट सिचुएशन क्या होती है कि आपका जो सिस्टम है वो ड्यूरिंग द ईयर जो है वो आप उसको माइग्रेशन पे जा रहे हैं। ठीक है?
अब मैं एक दफा यहाँ पे इन्हीं को रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है ABC लिमिटेड, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। उसका जो ईयर स्टार्ट है वो 1 जुलाई से हो रहा है और ईयर जो एंड हो रहा है वो 30 जून को हो रहा है, ठीक है। और जो ओडो की इम्प्लीमेंटेशन है हमारी वो हो रही है 1 जनवरी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, ये कंपनी का बेसिकली फिजिकल पीरियड है। तो हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 जुलाई से है। तो अब मुख्तलिफ सिनेरियोज है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कैसे। एक तो ये था कि हमने कहा कि हम फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई को कट ऑफ लगाते हैं और तब डाटा लेके आते हैं। तो ऐसी सूरत में वो पहले वाला सिनेरियो डिस्कस होता है कि हमने ईयर को बैलेंस शीट लोड की और अगली जो डिटेल्स थी वो लेके आ गए, ठीक है। अच्छा, अब कई दफा जो सिचुएशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब कंपनी क्या कहती है, एक ऑप्शन ये है कि मैं कट ऑफ लगाती हूँ 31/12/2024 को, यानी 6 माह गुजर गए, मगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं जो इससे आगे मुझे यहीं से आगे डाटा चाहिए, ठीक है। मसलन मेरी 6 माह की जो बैलेंस शीट है वो आप बैलेंस शीट पे वो फोकस कर रहा है, ठीक है। वो कहता है कि मेरी जो 6 माह की बैलेंस शीट है मैं अपने प्रीवियस सिस्टम से ले सकता हूँ, मगर आप जो है मेरे करंट सिस्टम को इसी फॉर्म में कंटिन्यू रखें। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको क्या करते हैं कि हम उसकी बैलेंस शीट 31/12 की लेके आते हैं, ठीक है। वो प्रीवियस अपनी रिपोर्टिंग वो वहां से मैनेज कर सकता है, मगर नए पीरियड की जो हमने वहां से बैलेंस शीट उठाई, ठीक है, मंथ जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस वहीं पे क्लोज किया और उसके बैलेंसेस को उठा के ले आए। ये बहुत हद तक जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो डाटा कैसे लेके जाता है, और इस पे हम भी उसको सजेशन दे रहे होते हैं। जो अभी मुजाहिद साहब कह रहे थे वो ऑप्शन 2 है, ठीक है। ऑप्शन 2 में क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं 31/12 को जो है कट ऑफ मेरा 30 जून का ही है, ठीक है। अच्छा, मगर जो डाटा मेरी लोडिंग हो रही है वो मेरी 31/12 तक में ट्रांजैक्शन मौजूद है। तो मैं अपना डाटा जो है 1 जुलाई से इस सिस्टम में लेके आना चाह रहा हूँ। सिनेरियो थोड़ा सा कम्प्लेक्स तो नहीं हो गया, मैं रिपीट कर देता हूँ। कट ऑफ लगाया 30 जून का, यानी मैंने जो डाटा लोड करना है सिस्टम में वो 1 जुलाई का। 6 माह गुजर चुके हैं, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि मैंने प्रीवियस 6 माह का डाटा भी साथ ही लेके आना है, ठीक है। फाइनेंशियल डाटा और ट्रांजैक्शनल डाटा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल डाटा से मुराद है आपके वाउचर्स, फाइनेंशियल जो वॉचेस है उनकी डिटेल, ठीक है। और ट्रांजैक्शनल डाटा से मुराद है आपकी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, जैसे आपका परचेज ऑर्डर्स हैं, आपकी परचेज इनवॉइसेस वगैरह हैं, ये उनके बैलेंसेस की जो डिटेल है वो ट्रांजैक्शनल डाटा होता है। उनकी जो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है वो ट्रांजैक्शनल डाटा होता है। तो ऐसी सूरत में हम फिर बैलेंस शीट लोड नहीं करते, हम उनका लोड करते हैं ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में तो सिर्फ 3 अकाउंट आने हैं, ये वाले। मगर जब हम उनका ट्रायल बैलेंस लेके आएंगे तो ट्रायल बैलेंस में उनके ये पांचों के पांचों जो अकाउंट्स की नेचर है ये सारी की सारी आ जाएंगी। आजकल ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का भी एक अकाउंट ओपन होता है तो वो भी इनके साथ ही आ जाता है, ठीक है। हम फर्ज कर लेते हैं हम बेसिक नेचर्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम उसका ट्रायल बैलेंस बेसिकली हम क्या करेंगे, 31/12 का उसका ट्रायल बैलेंस लेंगे एंड का, और 1 जुलाई को हम उसका ट्रायल बैलेंस सिस्टम में लोड कर देंगे। जब हम उसका ट्रायल बैलेंस लोड करेंगे तो अब हमारे पास उसकी इक्विटी, लाइबिलिटीज, एसेट और उसके साथ साथ इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल भी आ गई, ठीक है। ये हमारा सेकंड सिनेरियो है, सेकंड ऑप्शन है। जी मुजाहिद साहब, यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब कई दफा ना क्लाइंट्स की नेचर डिफरेंट होती है। नॉर्मली हम क्लाइंट्स को रिकमेंड यही कर रहे होते हैं कि सर आप ना कोशिश यही करें कि अगर डाटा की उसकी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो तो हम ऐसी चीजों में ना पड़े कि हम आपका प्रीवियस जो डाटा है वो ना लेके आए बहुत सारा। अगर आपके पास पुराना सिस्टम का रिकॉर्ड या सिस्टम किसी ना किसी तरह एक्सेस में मौजूद है या आपके पास हार्ड कॉपी में मौजूद है तो हम प्रीवियस जो डाटा लेके आना वो इतनी ईजी जॉब नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सिस्टम में डाटा माइग्रेशन करने के मल्टीपल वेज हैं। एक मेथड क्या है
सिस्टम में डाटा माइग्रेशन का मेथड ये है कि जी आप उनको सिस्टम्स की इंटीग्रेशन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं डेटाबेसेस इंटीग्रेशन, उससे ले आए। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप उनको लोड कर लें। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ले आए, इंपोर्ट और एंड एक्सपोर्ट, या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट करें एक सिस्टम से और दूसरे सिस्टम में उसको इंपोर्ट कर लें। और इसके लिए नॉर्मली जो टूल्स यूज होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपकी एक्सेल और CSV। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो होती हैं हम उस फॉर्मेट से लेके आते हैं। तीसरी ऑप्शन क्या होती है कि हम जो डाटा है उसको इनपुट कर लें। पुराने सिस्टम का डाटा किसी भी फॉर्मेट में अवेलेबल है, हम उसको नए सिस्टम में खुद मैनुअल इनपुट कर दें। ठीक है, तो ये बेसिकली वेज हैं। और याद रखें सिस्टम्स की इंटीग्रेशंस के लिए क्या होता है कि सिस्टम इंटीग्रेट तब करते हैं जब उनकी आपस में हार्मनी हो, अलाइनमेंट हो। ठीक है, अब जब हम एपीआईज बहुत सारी आप देखते हैं ना कि लोग इंटीग्रेशन के लिए एपीआईज बना देते हैं, वो एपीआईज ऐसी एपीआईज जेनेरिक एपीआईज होती हैं कि लोग उनके जरिए वो डेटाबेस में एक्सेस नहीं देते, बल्कि उससे एक्सटर्नल एक फॉर्मेट ऐसा दे देते हैं, उससे लोग डाटा जो है वो सिस्टम में पहुंचा देते हैं। मगर उसमें क्या होता है, नॉर्मली डाटा का वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता। ठीक है, मगर जो ओपनिंग बैलेंसेस में अगर आपने बहुत सारा डाटा, प्रीवियस हिस्ट्रीज लेके आनी है, बहुत सारे डाटा लेके आना है, तो उसमें आपको बहुत सारे टेबल्स, कॉन्फ़िगरेशन, उनकी मैपिंग, अलाइनमेंट, और ये बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव रहता नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसी सूरत में रिकमेंड यही करते हैं कि हमें बेसिकली ये अप्रोच जो है ये तभी फायदेमंद हो सकती है जब दोनों डेटाबेसेस सेम है। अब पहले भी ओडो यूज कर रहे हैं, अब भी ओडो यूज कर रहे हैं, पहले भी ओरेकल था, अब भी ओरेकल था। ठीक है, और डाटा के स्ट्रक्चर भी सेम है। ठीक है, डाटा के स्ट्रक्चर भी सेम है, फिर तो इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर डाटा के स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये चार्जेस आते हैं, इसलिए ये सबसे मुश्किल काम है ये वाला। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आप डाटा ला सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसमें ऐसे टूल यूज कर रहे हो जो एक्सटर्नल टूल है, तो ये आपको ये प्रोसेस में हेल्प आउट कर देता है कि आप इससे जो डाटा है वो सिस्टम में ला सकते हो। मगर कौन सा कितना लेके आना है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, कौन सा डाटा लेके आए, कौन सा ना लेके आए। जो तीसरी अप्रोच है वो इनपुट की अप्रोच है। अब इनपुट में ये मैनुअल इनपुट है, कितना का डाटा डलवा लेंगे। इसलिए जब हम ये सिनेरियो सारे डिस्कस करते हैं ना, तो हम क्लाइंट के सामने सिचुएशंस रखते हैं और फिर उनसे डिस्कस करते हैं कि आप बताएं, अगर आपने ये चीजें करवानी है तो इसकी कॉस्ट आपने बियर करनी है और टाइम भी, तो क्या आप इसको ऑप्ट करते हैं? ठीक है, तो उसकी सिचुएशन के ऊपर ही फिर हमारी अगली स्ट्रेटजीज डिफाइन हो रही होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 पे तो हमारे लिए बड़ा सिंपल था, हमने उसका क्या किया, सिर्फ ट्रायल लेके आए। अब देखें इसमें हमें चैलेंज क्या है, इस ऑप्शन 2 में जब ट्रायल लेके आए, अब जब ईयर एंड होगा ना तो मेरे पास 6 माह की तो ट्रांजेक्शन की हर तरह की डिटेल अवेलेबल होगी, मगर प्रीवियस 6 मंथ की मुझे ट्रांजेक्शन की डिटेल अवेलेबल नहीं होगी, सिर्फ समराइज डाटा। ठीक है, उस 6 मंथ का जो मेरे इनकम और एक्सपेंसेस वगैरह होंगे या बाकी बैलेंस शीट आइटम्स होंगी, उनका जो समराइज डाटा सिर्फ वो अवेलेबल होगा मेरे पास। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं ऑप्शन 3 में। अब ऑप्शन 3 में क्या होता है कि बैलेंस शीट हम लेके आ रहे हैं वन उसकी फर्स्ट की। ठीक है, मॉडल वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया। 30 जून को हमारा कट ऑफ है, 1 जुलाई को हमने बैलेंस शीट लोड कर दी, मगर हमने इनकम और एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में लोड नहीं किया, यानी हम ट्रायल ही लेके आए, हम उसकी इनकम स्टेटमेंट लेके आए हैं। और हमने क्या करना है इनकम स्टेटमेंट में, हमने बल्कि उसके सॉरी उसके जो इनकम और एक्सपेंसेस है, जब मैंने ये बताया था ना कि इस मॉडल में लिमिटेशन क्या है, जो सेकंड ऑप्शन है कि आपके पास सिर्फ समरी होती है 6 माह की। क्लाइंट कहता है यार मुझे मंथ वाइज डाटा देखना है, चलो अगर मुझे आप डे का नहीं दिखाते तो मुझे मंथ की ऑप्शन दे दो। तो हम ऐसी सूरत में क्या करते हैं, पूरे मंथ के जो अकाउंट्स हेड की डिटेल होती है ना, इनकम की और एक्सपेंसेस की, वो हम उनको जनरल वॉचर के जरिए, सिर्फ ये फाइनेंशियल डाटा है, मैं आपको जो डिफरेंस बता रहा हूँ ना, सिर्फ फाइनेंशियल वॉचर्स का डाटा, क्योंकि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के पीछे वॉचेस डाल रहे होते हैं, तो हम वो वॉचेस का डाटा मंथ वाइज। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ एक एंट्री की थी, यहाँ पे हमने एक एंट्री ये की बैलेंस शीट की, और
6 एंट्री 6 एंट्री 6 मंथ के लिए हमने ये की, जितने मंथ होंगे उतनी ये एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अब क्या हो गया कि हर मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाएगा। तो जो पहले में सिनेरियो ऑप्शन 2 में हमारे पास जो बेसिकली चैलेंज था या लिमिटेशन थी, वो ये थी कि हमारे पास प्रीवियस 6 मंथ का जो डाटा है या प्रॉफिट एंड लॉस है वो मंथ वाइज अवेलेबल नहीं था। ऑप्शन 3 में हमारे पास वो मंथ वाइज अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, अगर आपको लगता है कि ये या ऐसे अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। काजी सुहेब, इज दिस फाइन, अंडरस्टैंडेबल है? थैंक यू मुजाहिद साहब। काजी सुहेब कहीं घबरा तो नहीं गए? ग्रेट। ठीक है, अब देखो ये क्लाइंट कई दफा चाहता है ना, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो हमारी लिमिटेशन थी हमने इसमें वो कवर कर ली। अच्छा, अब ऑप्शन 4 में क्या होता है, वो कहता है कि यार मुझे मंथ वाइज भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे तो डे वाइज चाहिए। ठीक है, मैं तो हर दिन का डिटेल देखना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट वही लेके आते हैं, मगर जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, अगर इनकम एक्सपेंसेस उसने डे वाइज देखने हैं तो हम इसकी जो डिटेल है उसको डेज पे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कई दफा क्या आता है, वो बैलेंस शीट भी अगर वो डिमांड करे, अदरवाइज इसमें इतना ऐसा नीड नहीं होती, कई दफा हम इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, मगर मोस्टली अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट को ही कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक डे में परचेज के जितने वॉचर्स होते हैं ना, सबकी समरी बना के सिर्फ एक वॉचर परचेज का डालते हैं। ठीक है, और इसी तरह सेल का एक वॉचर, एक्सपेंसेस का एक वॉचर, इस तरह डे डे वाइज वॉचर को क्लब कर लिया जाता है। ऑप्शन 5 और 4 में ये डिफरेंस है कि ये डे वाइज समरी की जाती है, और यहाँ पे क्या है कि जो ऑप्शन 5 है उसमें समरी नहीं, हर ट्रांजैक्शन का वाउचर अलग से डाला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप पूरे के पूरे फाइनेंशियल डाटा लेके आ चुके होते हैं। मगर एक चीज याद रखें, हमने यहाँ पे जो जब वाउचर जब बैलेंसेस लोड करते हैं ना, तो उसमें एक्सपेंसेस में आपके कॉस्ट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स भी लोड हो रहे होते हैं साथ, तो उनकी भी बुकिंग साथ साथ होती है, इसलिए ये लाइंस बढ़ भी जाती है, आपको ट्रांजेक्शन ज्यादा करनी पड़ती है इनकी वजह से। और जो ऑप्शन 6 है उसमें क्या है, वो कहता है कि नहीं जनाब, मुझे सारी की सारी ट्रांजेक्शंस भी चाहिए, मतलब मेरा परचेज ऑर्डर डला है, मुझे परचेज ऑर्डर भी चाहिए, मैंने इसका ऑडिट करवाना है, यहीं से ऑर्डर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आज अभी एक आजकल हमारे एक असाइनमेंट चल रही है, एक वो क्लाइंट वो अपने एक साल का की ट्रांजेक्शंस भी एंटर करवाना चाह रहा है, तो प्रीवियस उसने पहले एंट्री नहीं की थी, मैनुअल रिकॉर्ड है। ठीक है, वो कह रहा है सिस्टम में कर दे, मगर प्रीवियस एक जब से मैंने साल हो गया स्टार्ट किया है सिस्टम, तब से मैं हर ट्रांजेक्शन लाना चाह रहा हूँ, तो आप मेरे लिए पूरी ट्रांजेक्शन क्रिएट कर दें। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं हम, फिर उसकी हर जो ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली दोबारा क्रिएट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं सिस्टम्स में बैलेंसेस को लाने की। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो प्लीज पूछें। सर अगर कंपनी के प्रॉफिट सेंटर्स हो और कॉस्ट सेंटर्स बहुत ज़्यादा हो, तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे सर? सर इंडिविजुअल आपकी आवाज इंडिविजुअल दोबारा बताइएगा, आवाज कम आ रही थी। सर मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट सेंटर्स हो और कॉस्ट सेंटर्स हो, तो फिर हम इंडिविजुअल हर कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर का डेटा सब लेके आएंगे। जी बिल्कुल आप लेके आएंगे। देखिए सर, जब भी इनकम और एक्सपेंसेस लेके आने हैं ना, तो फिर आपने ये प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर का डाटा तो उसके साथ मैप करके लेके आना है, क्योंकि कंपनी ये बनाती है रिपोर्टिंग के लिए, तो फिर उसको उसके मुताबिक रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर एक कंपनी की मसलन 5 लाइंस हैं प्रोडक्ट की, वो कहती है मुझे लाइन वाइज प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो फिर आप और वो उसको फाइनेंशियल डाटा से देखना चाह रही है, ऑलरेडी वो प्रॉफिट सेंटर उसके पास वहां पे बने हुए हैं, और आपसे वो इनकम और एक्सपेंसेस का डाटा, क्योंकि ये चैलेंज सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस में आना है, जब आपने इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस लोड करने हैं। अगर बैलेंस शीट में तो ये चीज होती नहीं ना, क्योंकि कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर दोनों बैलेंस शीट के साथ कोई तलक नहीं इनका।
ऐसी सूरत में सर आपको फिर वो बैलेंसेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसका होता क्या, उससे लाइंस ऐड हो जाती हैं। मसलन आप लिखते हैं रेवेन्यू दिस प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेकंड प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू थर्ड प्रॉफिट सेंटर, तो इस तरह वो लाइंस ऐड होती हैं। अब जैसे ओडो में अपलोडिंग के बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं, ये बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है बल्क ट्रांजैक्शन को अपलोड करने में। आपको ऑप्शन देता है डाटा की टेस्टिंग वगैरह, जैसे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में दिखाया भी था हमने कि आप टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। इसलिए चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं है, मगर अगेन क्लाइंट भी कई दफा समझ लेता है कि क्या मेरे लिए ये फायदेमंद है भी या नहीं है। कई दफा वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट होता है। अगर उसकी वाकई नीड हो तो हमें ये डाटा लाना भी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपकी फिर वो मैचिंग नहीं ना होती। अगर आप हम क्या करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस में, अगर हम ट्रायल के या इनकम एक्सपेंसेस के ला रहे हैं एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली, हम कॉस्ट सेंटर मैप नहीं करते, तो हमने जब कॉस्ट सेंटर को कंपेयर करना है ना, तो फिर वो कंपेरेबिलिटी नहीं होगी उनकी उन पीरियड के साथ, अगर आपने टैग नहीं किए हुए। और याद रखिए प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए होते हैं, ये आपको रिपोर्टिंग में असिस्ट करते हैं, ठीक है। आप इनकी बेस के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग को फिल्टर करके देख लेते हो, कॉस्ट सेंटर की बेस पे कंपैरिजन करके देख लेते हो, प्रॉफिट सेंटर की बेस पे आप प्रॉफिट जनरेट करके देख लेते हो कि जैसे आपके मैंने अभी बताया ना कि 5 लाइंस ऑफ बिजनेस हैं, तो मेरा कौन सा लाइन ऑफ बिजनेस मेरे लिए कितना प्रॉफिटेबल है। अब ओवरऑल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फिर आपने सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी वो प्रॉफिट सेंटर से ही देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको सिस्टम दिखा रहा होता है, मगर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में सेगमेंट वाइज जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बड़ी जरूरी होती है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉफिट सेंटर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और प्रॉफिट सेंटर वाइज डाटा सेग्रीगेट करने के लिए कॉस्ट सेंटर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं समझा नहीं आप का जो क्वेश्चन है काजी, पेरोल के डेटा से क्या मुराद है, किस कुछ स्पेसिफिक एरिया बताते हैं मुझे। पेरोल के डाटा में हमने बात की थी ना कि हमने बेसिकली अनएडजस्टेड जो एडवांसेस हैं हमने वो लेके आने हैं, और हमने जो पेंडिंग लोन्स हैं एम्प्लॉइज के वो लेके आने हैं। बाकी जो एम्प्लॉइज की सैलरीज वगैरह की डिटेल है वो उसकी तो जब हम एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग करती हैं उसके साथ आ जाती है। आप किसी स्पेसिफिक, अच्छा जो पेरोल ऐसा है जो अभी पेएबल्स है, पेएबल को आप उसको बेसिकली शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में अलहदा से ट्रीट करें, फिर आप उसको वही जहां पे हमने ऊपर कहा था ना, जहां पे जो हमारे पेंडिंग बैलेंसेस हैं वहां पे आप पेएबल को भी ले लें पेंडिंग, ठीक है। आप उसको वहीं से ट्रीट करें। ये यहाँ पे आएंगे आपके, ठीक है। अगर कोई ऐसे पेएबल्स हैं जो पेंडिंग है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंडिंग पेएबल्स, देखिए जो पेंडिंग आपने लेना देना है वो तो आना ही आना है। आपकी पेंडिंग फाइनल सेटलमेंट्स बना के रख दी हैं, या मैं फाइनल सेटलमेंट्स पेएबल कह देता हूँ। तो ये वाले जो है ना ये बैलेंसेस आप लेके आओगे, क्योंकि नॉर्मली ये इंडिविजुअल्स के होते हैं, ठीक है। तो ये आप इनको इंडिविजुअल्स को टैग करोगे इनके साथ कि इनके ये पेंडिंग है, ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये आप जीएलसी ले आओगे, जेवीज जो आपके जनरल वॉचेस है ना ये उसी से आ जाएंगे। और ये क्योंकि मॉड्यूल से डील होते हैं आपके एडवांसेस, और अगर मॉड्यूल से डील कर रहे हो आप इसको, ठीक है, और लोन्स नॉर्मली ये मॉड्यूल ही डील करता है। मॉड्यूल से मुराद है इसके सेपरेट फॉर्म्स होते हैं। एडवांस से अलहदा से रिक्वेस्ट आती है, उस पर अप्रूवल होती है, उसके पीछे वॉचर डलता है, लोन्स की अलहदा से मैनेजमेंट होती है। तो इसलिए आप इनकी ट्रांजेक्शन सेपरेट करोगे, मगर इसको आप जनरल लेजर से ले आओगे। मैं अभी आपकी बात पे सोच रहा था कि आप जो कह रहे हो ना कि शायद जैसे अभी हमने बैलेंसेस की बात की है कि मुझे 6 माह का उसका पेरोल का डाटा लेके आना है, आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो नहीं है जो हमने यहाँ पे ऑप्शन डिस्कस की है। अगर इससे रिलेटेड की हम इससे अगर हम रिलेटेड बात करें ना, तो देखो आपका जीएल में ना सिर्फ आपका आपने बाकी एम्प्लॉय की डिटेल नहीं लेके आनी,
आपने सिर्फ अपना जो फाइनल वॉचर है ना पेएबल का, सिर्फ वो वॉचर जो एक्सपेंस का वॉचर है, ठीक है, जिसपे आप बेसिकली पेएबल वगैरह क्रिएट करते हो और एक्सपेंस वगैरह, इसमें से जो पे होगा वो निकल जाएंगे, जो पेएबल है वो आ जाएंगे, मगर आपका जो वॉचर है वो आना है यहाँ पे, ठीक है, फाइनल वॉचर। आपने उनकी पेरोल की क्रिएशन नहीं करनी है यहाँ पे। और ये बैलेंसेस हम वैसे भी जनरल लेजर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपके फाइनेंशियल वॉचर्स, ये जितने भी हमने डिस्कशन की ये फाइनेंशियल वॉचर से रिलेटेड की है। मसलन फाइनेंशियल वॉचर से रिलेटेड है, मैंने जीआरएन की एक साल 6 माह में जितनी जीआरएन डली, तो मैं अब उनको जीआरएन की ट्रांजेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जनरल लेजर के फॉर्म से, जेवी के फॉर्म से जाके जीआरएन जो है वो वहां पे क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी उसका जो वॉचर है ना वो सिर्फ वॉचर बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ, यानी स्टॉक्स को डेबिट कर रहा हूँ, और जो मेरे पेबल्स वगैरह जो उसका जो पेंडिंग या सस्पेंशन अकाउंट होता है उसका परचेज इनवाइस के लिए, जो भी आपने अकाउंट कंट्रोल अकाउंट रखा है वहां जाके मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूँ। तो इस तरह के वॉचर से मैंने वो डाटा लेके आना है सिर्फ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? ओके काजी। फॉर एग्जांपल 31/12 तक का ग्रॉस पेरोल पेएबल का वाउचर बुक करेंगे और उसकी पेमेंट 5 जन को होगी। अच्छा ठीक है, आप शायद सिचुएशन बता रहे हो कि आपने जो एक्सपेंस बुक कर दिया है, ठीक है, अभी उसकी पेमेंट नहीं की, तो जो तो अगर आप बैलेंस शीट लेके आ रहे हो ना, तो एक्सपेंस की बुकिंग तो आपकी उसी ईयर में हो गई है। पेएबल आपका ऑलरेडी लाइबिलिटी से खुद ब खुद आ जाना है, जब आपने बैलेंस शीट उठा के लेके आए ना तो उसके साथ वो खुद आ जाना है, ठीक है। अगर आप ट्रायल लेके आ रहे हो तो ट्रायल बैलेंस में आपके जो एक्सपेंसेस के बैलेंसेस भी आ जाएंगे, आपके पेएबल्स के बैलेंसेस भी आ जाएंगे। ये तो ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आपकी डायरेक्ट ही लैंड कर देती है, ठीक है। हमने देखो इनवाइसिस को सेपरेट क्यों किया, क्वेश्चन एक ये हो सकता है ना, फिर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हमने फिर वो वेंडर की और सेल्स की इनवाइसिस को सेपरेटली क्यों डील किया। उसका खास रीजन होता है। अच्छा किया आपने ये पूछा है, पूछ लिया यहाँ पे। अब देखो ना, हमने यहाँ पे बात की है कि हमने अनएडजस्टेड वेंडर बैलेंसेस को, पेंडिंग परचेजेस को और पेंडिंग सेल इनवाइसेस को सेपरेटली लेके आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है तो इनको सेपरेटली लाने की क्या जरूरत है जब इनके बैलेंसेस ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में मौजूद है। तो इनको सेपरेट लाने का मकसद क्या होता है कि इनकी जो है ना, हम वो एजिंग मैनेज कर रहे होते हैं, नंबर वन। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोलिंग पर्पस है, एक इनकी एजिंग है, दूसरा हमने इनके बैलेंसेस को सेपरेटली देख रहे होते हैं ना मॉड्यूल के जरिए कि इस वक्त इनके क्या स्टेटसेस हैं, जो एडवांसेस हैं उनकी एडजस्टमेंट्स हमने इनवाइसेस के ऊपर इनेक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको फिर बैलेंस शीट के हेड से निकाल लिया जाता है और सेपरेटली उसकी बुकिंग की जाती है। अब एम्प्लॉइज के ऊपर नॉर्मली ये ऐसा चैलेंज होता नहीं है कि अगर उनके कोई पेएबल्स हैं, हम उनकी एजिंग देख रहे हो या कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसको ये कर देना है इस डेट तक, तो इसलिए इसको सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं होती, ये आपका बैलेंस शीट में खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। काजी आंसर हुआ आपका क्वेश्चन? फिक्स एसेट्स को भी हमने इसलिए निकाला है क्योंकि फिक्स एसेट्स की तो हम मैनेजमेंट सेपरेट करते हैं ना, हम उसका रजिस्टर अलग से मेंटेन करते हैं, उस पर एडिशन डिलीशन हमने हर चीज मैनेज करनी होती है, मॉड्यूल चलते हैं। हाँ, अगर आपके पास फिक्स एसेट्स का मॉड्यूल नहीं चल रहा है अलग से, और आपके फिक्स एसेट्स जो हैं वो सिर्फ जीएल उससे मैनेज हो रहे हैं, आपके जीएल से, ठीक है, सेपरेट मॉड्यूल से नहीं हो रहे, तो आप उसको भी यहाँ से नहीं निकालोगे बाहर, फिर आप उसको भी बैलेंस शीट में डायरेक्ट लेके आओगे, ठीक है। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ यहाँ से कि अगर आप ने अलहदा से फिक्स एसेट का मॉड्यूल नहीं रन किया हुआ है, ये बैलेंस आपका सिर्फ जीएल में मैनेज हो रहा है, कितनी वैल्यू के फिक्स एसेट्स हैं, अलहदा से उनकी कोई मैनेजमेंट नहीं है मॉड्यूल में, तो ऐसी सूरत में आपको ये बैलेंस सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं है।
आप इस बैलेंस को बैलेंस शीट में एज इट इज भी ले आएंगे, कोई चैलेंज नहीं होगा। ये सिर्फ उस सूरत में है अगर आप इसको सेपरेटली मैनेज कर रहे हो मॉड्यूल के थ्रू, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल अपनी वैल्यूज को खुद मैनेज करता है, तो इसलिए आपको फिर वहां से इसको सेपरेट करना पड़ता है। अच्छा, अब जब आप डाटा सिस्टम में ले आते हो ना, तो बेसिकली क्या होता है, अब आपके पास दो डाटा के बैलेंसेस होते हैं। एक डाटा जो क्लाइंट का आपने उससे एक्सेल वगैरह में बनवाया होता है, एक डाटा जो है अब सिस्टम में आ चुका होता है। इन डाटा की रिकॉन्सिलिएशन बड़ी जरूरी होती है, ठीक है। डाटा को लोड करके डाटा के जो बैलेंसेस है उनको रिकॉन्साइल करना, उनको वैलिडेट और वेरीफाई करना, ये बड़ा जरूरी होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टोटल सम रिकॉन्साइल करते हैं। अगर सम रिकॉन्साइल्ड है तो उसका मतलब हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि बहुत हद तक डाटा सेम है। उसके बाद हम उनके सब टोटल्स को रिकॉन्साइल करते हो। कई दफा क्या होता है कि सम मैच कर रहे होते हैं, इंटरनल बैलेंसेस आपस में चेंज हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। और उसके बाद हम डाटा के प्रिंट निकाल के रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को दे देते हैं। मसलन पेएबल वाले को दे दिए उसके बैलेंसेस, रिसीवेबल वाले को उसके बैलेंस, चार्ट ऑफ अकाउंट, जिस चीज का जो बैलेंसेस है, कि भाई आप इंडिविजुअल हेड को वेरीफाई करो और उसको साइन ऑफ कर दो, ठीक है, कि आपने अपने ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो रिकॉन्साइल कर लिए हैं। और अगर वो साइन ऑफ कर दे तो हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है, और वो डेफिनेटली नंबर की बेस पे होता है कि डाटा हो गया। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? ऑलराइट, तो नेक्स्ट था हमारा यूजर्स की ट्रेनिंग्स। तो जब एक तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, ठीक है, जब हम अपना डाटा अपलोड कर लेते हैं तो उसके बाद हमने यूजर की एक्सेप्टेंस लेनी होती है, ठीक है, कि वो वर्क फ्लोज वगैरह, उसकी वेरिफिकेशन वगैरह, या डाटा की जो इसमें हमने अपलोडिंग की है उसकी वैलिडेशन उनसे ले लें। मगर कई दफा जो यूजर की एक्सेप्टेंस है वो हम बेसिकली वर्क फ्लो से रिलेटेड ले रहे होते हैं, ठीक है। और वर्क फ्लो से रिलेटेड हम डाटा माइग्रेशन से पहले ले लेते हैं, क्योंकि डाटा माइग्रेशन के बाद इतना टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि आपने उसमें लाइव डाटा तो लोड कर दिया होता है। अब अगर जब हम लाइव डाटा लोड कर देते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ज्यादा टाइम ले लेती है, तो तब तक हमारी एंट्री स्टॉप हो जाती है। तो एक तो ये होता है कि उस वक्त जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं वो हम उनको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन में चेक कर रहे होते हैं कि क्या जो यूजर है वो प्रॉपर जो ट्रांजेक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड है यूजर की ट्रेनिंग। यूजर की ट्रेनिंग के लिए ट्रायल सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओडो इस मामले में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। ओडो का जैसे आप लोगों ने ट्रायल का यूजर क्रिएट कर लिया, अब एक आपके पास जो डाटाबेस है आप उसमें अनलिमिटेड यूजर्स ला सकते हैं, उसी डाटाबेस में सारे मिलकर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। आप जो यूजर्स हैं उनको शुरू से ही ट्रायल यूजर बना दें, उसमें ट्रायल डाटा लोड कर दें, डेमो डाटा लोड कर दें उनको, और उनसे कहें कि इसमें अपने ट्रांजेक्शन्स करके देखें। तो यूजर है वो इस तरह से सीख लेता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनको कोशिश करें कि जो बेसिकली ओडो का अपना जो ट्रायल का डाटा है, डेमो डाटा है, आप उस पे उनकी ट्रेनिंग्स करवाएं। और इस दौरान वो यूजर उनकी वो अपनी टेस्टिंग कर रहा होगा, प्रैक्टिसेस कर रहा होगा, तो आप बाकी जो डाटा है वो उसकी प्रिपरेशन करके उसको लोड कर देंगे। तो जब हम डाटा माइग्रेशन कर लेते हैं तो तब स्टेज आती है गो लाइव की, कि अब हम कह दें जी आपका जो सिस्टम है वो गो लाइव है। और डेफिनेटली ये गो लाइव जो है डाटा माइग्रेशन के फौरी बाद हो जाती है। जैसे ही आपने डाटा लोड किया उसके बाद आपका सिस्टम गो लाइव होने के लिए रेडी होता है। तो अब इस सारे के सारे प्रोसेस में हमने कल कमेटीज का रोल डिस्कस किया था, ठीक है। कमेटीज इन्वॉल्व होती हैं जिसमें क्लाइंट की कमेटीज हमने देखी थी, एग्जेक्टिव कमेटी, प्रोजेक्ट कमेटी, ये सारे के सारे जो मिलके हैं वो काम कर रहे होते हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, एक आज के दौर में जो चीज वो बेटर है वो ये है कि क्लाइंट के पास अगर अपनी ईआरपी के कुछ रिसोर्सेज हों वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि सिस्टम को लॉन्ग टर्म चलाना होता है। सिस्टम की फुल यूटिलाइजेशन के लिए बजाय कि उसको इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर एंड पे छोड़ा जाए, बेटर यही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसोर्सेज को हायर कर लें, ठीक है। फंक्शन कंसल्टेंट इसलिए एक इमर्जिंग रोल है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितना इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है अब उतना ही इंपॉर्टेंट ईआरपी है। तो अकाउंट्स की हद तक चीजों को देख रहा होता है, ईआरपी बेसिकली एज ए होल ऑपरेशंस को देख रहा होता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, वो अपने ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर करती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम्स अपनी हायर करती हैं, वो फंक्शन कंसल्टेंट्स अपने हायर करती हैं, ठीक है।
तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस की कम्प्लेक्सिटी भी होता है। मैंने कल आपको मॉडल बताया था कि हमने जो फंक्शनल एरियाज के हम उसको ईआरपी बिजनेस पार्टनर्स कहते थे, ठीक है। ईआरपी बिजनेस पार्टनर हमारे पास फाइनेंस का होता था, एचआर का होता था, सेल्स एंड मार्केटिंग, टेक्निकल यानी मैन्युफैक्चरिंग के एरिया, सप्लाई चेन के एरियाज। तो हमारी टीम्स में, इम्प्लीमेंटेशन की टीम में, ये बेसिकली इंश्योर करते थे डाटा की अपलोडिंग अपने फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। और ये सारे के सारे फंक्शंस कंबाइन हो रहे होते थे। अगर हमने एक डेट मार्क कर दिया है तो हर बिजनेस पार्टनर बेसिकली अपना एरिया संभाल लेता था और उसकी कोशिश होती थी कि मैं उस टाइमलाइन को जो कमिट की है मैं वो पूरा करूं, ठीक है। और ये पार्टनर की सॉरी जो क्लाइंट की टीम के साथ मिलके उनके जो रिसोर्सेज है उनके साथ इनकी कोशिश होती थी कि हमारे उनके साथ एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए और ये बड़ी जल्दी इनकी दोस्तियां हो जाती हैं आपस में, ठीक है। नॉर्मली जूनियर बच्चे होते हैं, आपस में बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो जब इनकी आपस में इतने अच्छे रिलेशन बन जाते हैं तो उससे क्या होती है कि बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से डील होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीजें फिर जितनी देर हमारी डिप्लॉयमेंट चल रही होती है ये लोग सबसे ज्यादा एक्टिवली एंगेज होते हैं, ठीक है। हर जो बिजनेस पार्टनर है वो अपने एरिया को देख रहा होता है और उससे रिलेटेड आने वाले इश्यूज को, डाटा को, वैलिडेशन को, वेरिफिकेशन को वो चेक कर रहा होता है। अच्छा, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि क्या जो हमने सिस्टम बनाया है अब वो चलता रहेगा। लोगों का चैलेंज ये है कि आप उनको थोड़े अरसे के लिए भी अगर छोड़ दें, उनको मॉनिटर ना करें, तो उसके बाद क्या होता है कि यूजर पुराने सिस्टम पे शिफ्ट हो जाता है। चांस यही होते हैं कि वो पुराना सिस्टम संभाल लेता है। ऐसी सूरत में हम जब नया सिस्टम चलाते हैं तो पैरेलल सिस्टम पुराना चल रहा होता है। हम कंडीशन क्या लगाते हैं, हम कहते हैं कि आपने दोनों सिस्टम्स के प्रिंट लेने हैं, ठीक है। और दोनों सिस्टम के जो प्रिंट्स हैं उसमें आपने जो पुराना सिस्टम है पहले, मसलन अब वो अगेन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, कभी ये हफ्ता होता है, कभी 15 दिन और कभी महीना, बिजनेस की कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आपने फर्स्ट, हम फर्ज कर लेते हैं ज्यादा कम्प्लेक्स है, हम एक मंथ के लिए पैरेलल चला रहे हैं, तो आपने जो पुराना सिस्टम है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो टॉप पे लगाने हैं और जो नया सिस्टम है यानी ओडो हमने इंप्लीमेंट किया उसके डॉक्यूमेंट का प्रिंट आपने एंड पे लगाना है। अगर आपने इनवाइस डाली है तो आपने दोनों जगह इनवाइस डाल के प्रिंट लगाने हैं। ये हम क्यों करवाते हैं, ताकि क्लाइंट जो है पुराने सिस्टम के साथ साथ नए सिस्टम में एंट्री करे। नहीं तो क्या होता है, पुराने सिस्टम में एंट्री कर देता है, नए में छोड़ देता है, ठीक है, या वो स्किप कर देता है, बाद में कर दूंगा, फिर होती नहीं है, वो बिजी हो जाता है। तो हम कहते हैं हर ट्रांजेक्शन के साथ ट्रांजेक्शन आपकी क्रिएट होनी चाहिए। और जब कुछ अरसे बाद फिर हम, और जो उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो इंचार्जेस होते हैं, उनकी ड्यूटी हम लगाते हैं कि आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि क्या आपके पास जब अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट आया तो उस वक्त दोनों डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, ठीक है। नया और पुराना दोनों में ट्रांजेक्शन हुई थी, आपने दोनों की इकट्ठी अप्रूवल दी है, ये आपने इंश्योर करना है। अच्छा, कुछ अर्से बाद फिर हम क्या करते हैं, हम नया जो डॉक्यूमेंट है उसको टॉप पे ले आते हैं और जो पुराना है उसको बैकएंड पे ले जाते हैं, ठीक है। ये तब होता है जब हमें बेसिकली रिलायबिलिटी हो जाती है, हमें भी और यूजर को भी, कि सिस्टम आपस में डाटा और इन्फॉर्मेशन रिकॉन्साइल कर लिया है, ठीक है, डाटा वैलिडेट हो गया है। तो हम कहते हैं अब आप नए सिस्टम की रिपोर्टिंग को टॉप पे लेके आए, साइन ऑफ इसके ऊपर करवाएं। तो उसके बाद जब हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब सिस्टम पूरी तरह शिफ्ट हो गया है, हम बैकएंड पे रिकॉन्सिलेशन कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं कि यूजर एंट्री नहीं करता, वहां पे फिर हम क्या करते हैं, हमारे जो ईआरपी बिजनेस पार्टनर्स हैं या क्लाइंट के साथ पे एंड पे कोई ऐसे लोग, अगर ईआरपी की वहां पे टीम है, हम उनको एंगेज करते हैं। वो डेली ट्रांजैक्शंस की समरी दोनों सिस्टम से निकाल के उनका एक कंपैरेटिव बनाते हैं। ओल्ड सिस्टम में आज परचेज की ट्रांजैक्शन डली 10, नए सिस्टम में डली 8। ओल्ड सिस्टम में वॉचेस टोटल डले 60, नए सिस्टम में डले 40। अच्छा, अब ये कंपैरेटिव आ जाता है तो उससे वो एक डेली ना एक डिफरेंस है वो सबको सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। तो ये हम थोड़ा सा ना पीयर प्रेशर में क्या करते हैं कि हम जो बाकी लोगों को सर्कुलेट होता है तो उसे पता चलता है कौन सा जो लोग हैं वो इनएफिशिएंट है, सिस्टम को फुली अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो इस प्रेशर से भी लोग जो है वो एंट्री करवाते हैं। अगर फिर भी हमें चैलेंज लगे तो हम टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करते हैं कि आप इसके ऊपर कोई कमेंट को मेल या कोई स्टेटस की मीटिंग, या एग्जेक्टिव जो स्टीयरिंग कमेटी है वो कोई मीटिंग कॉल करे, जरा स्टेटस देखे, रिपोर्टिंग देखे। तो इस तरह करके ना सिस्टम को इस स्टेज से गुजारा जाता है कि एक दफा लोग यूज टू हो जाए और पुराना सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाए, ठीक है। तो पुराना सिस्टम जब शट डाउन हो जाता है, चीजें नए सिस्टम पे हो जाती हैं, तो बेसिकली वो हमारी फाइनल स्टेज होती है कि अब सिस्टम फुली जो है वो ऑपरेशनल है, ठीक है। कुछ अर्सा हम उसको मॉनिटर करते हैं, उसके 1 से 2 मंथ के बाद हम उसको सपोर्ट पे शिफ्ट कर देते हैं अगर चीजें ठीक चल रही हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा जी,
एनालिटिकल अकाउंट्स यानी जो प्रॉफिट एंड कॉस्ट सेंटर हमने डिस्कस कर लिया। यूजर सिक्योरिटीज जो है वो पूरी तरह एप्लीकेबल हो जाती हैं, ठीक है। एचआर का डाटा भी हमने डिस्कस कर लिया, ऊपर लोडिंग के लिए कंट्रोल अकाउंट्स भी डिस्कस कर लिए। यूजर सिक्योरिटीज बेसिकली है कि आपकी यूजर के जो एक्सेस राइट्स हैं, नॉर्मली जब हम यूजर नए क्रिएट करते हैं हमको एक्सेस राइट्स दे देते हैं, ठीक है, मगर हम इनको बार बार रिव्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। हम ये नेक्स्ट जो डाटा आ रहा होता है ना ट्रांजेक्शनल डाटा, हम उसमें रिव्यू कर रहे होते हैं क्या चीजें ठीक तरह से इनपुट हो रही है, एनालिटिकल अकाउंट्स वही अटैच किए जा रहे हैं जो रिक्वायर्ड है, यूजर सिक्योरिटीज सही मैनू में इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो कंट्रोल अकाउंट्स तो बेसिकली जब आपका मॉड्यूल से डाटा, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का डाटा और समरी डाटा आपस में रिकॉन्साइल होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो बैलेंसेस आ रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है। तो ये जो है बेसिकली आज का जो है ये मेजर पार्ट है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? एक मैं आप लोगों से चीज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसमें जो यूजर्स हैं उनकी टाइप्स, अगर ईआरपी में आए, आप अपने ईआरपी में अगर लॉगिन वगैरह करके इसको कर रहे हैं तो कोशिश करें कुछ ना कुछ इसमें प्रैक्टिस जरूर करते रहें ताकि आप लोग सीखते रहें। अगर आपके जो सर्वर्स हैं वो पुराने हो गए हैं तो उनको अपग्रेड कर लें, नए बना लें, कोई मसला नहीं है, ये आपके पास सक्सेसिबल है। प्रोफाइल पता नहीं क्यों नहीं खोल रहा। ये यूजर की कुछ डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसने कौन सी चीज कहाँ से मैनेज करनी है वो दे सकते हैं। मैं एक मिनट, ये प्रोफाइल ओपन हो जाए। अच्छा, ये काफी सारी सिक्योरिटीज वगैरह इसने यहाँ पे लगा दी हैं। मैं आपको बेसिकली जो दिखाना चाह रहा था मैं उस पर आता हूँ, दैट इज अबाउट कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। तो ओडो में तीन तरह के यूजर्स हैं। एक सॉरी, आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरा नेटवर्क पता नहीं क्यों वीक हो गया था काफी सारा। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था भाई, मैं इसलिए चेक कर रहा था दोबारा। अच्छा, कॉन्टेक्ट्स, कनेक्शन लॉस्ट। खैर मैं इसको एक दफा ना स्विच कर लूं।
अच्छा, एक यूजर की टाइप मैंने आपको बताया था इंटरनल यूजर्स। सेकंड जो टाइप है वो पार्टनर यूजर, ठीक है। तो पार्टनर में फॉर एग्जांपल ये अलाउ करता है आपको ओडो कि आप जो पोर्टल यूजर भी इसको कहते हैं, पोर्टल यूजर क्रिएट कर सकते हो आप अपने कस्टमर्स के लिए और अपने वेंडर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, जो कस्टमर और वेंडर्स हैं वो अपने पोर्टल्स के ऊपर अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं, मतलब उनकी ट्रांजैक्शन की डिटेल, उनके लेजर्स, वो एक किस्म का ऐसे ही होता है जैसे आप उनको एक उनका वेबसाइट का एक पेज दे देते हो, ठीक है, अपने ईआरपी के ऊपर, तो वो वहां से सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी अपने क्लाइंट को, ठीक है, पार्टनर को, पार्टनर से मुराद है कि आपने अपने कस्टमर को या वेंडर को अगर पोर्टल यूजर अलाउ करना है, तो मैं उसका मेथड आपसे शेयर करना चाह रहा था कि आप कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे जो आपके रेलिवेंट पार्टनर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी हम फर्ज कर लेते हैं कि आपका ये एक पार्टनर है, ये सारा टेस्ट डाटा है जो डेमो डाटा लोड किया हुआ है, किसी एक के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। आप जब क्लिक करेंगे तो उसकी कॉन्टैक्ट्स की यहाँ पे डिटेल आ रही है ना, इसके साथ ये एक साइन आ रहा है एक्शंस का, इस पे क्लिक करें, इस पे ये ऑप्शन आ रही है ग्रांट पोर्टल एक्सेस, ठीक है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। आप जिस चीज को एक्सेस देना चाहें आपने यहाँ से उसकी एक्सेस जो है वो यहाँ से उसको ग्रांट भी कर सकते हो। जब आप ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करते हो, ठीक है, ये उसके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल है, तो उसको एक इनविटेशन चली जाती है कि आपको ये पोर्टल यूजर की एक्सेस दे दी गई है, ठीक है, आप यहाँ से लॉग इन हो सकते हैं और आप यहाँ से उसको री इनवाइट भी कर सकते हो, उस एक्सेस को रिवोक भी कर सकते हो, ठीक है, वो एक्सेस आप वापस भी ले सकते हो। तो इसका फायदा क्या होता है कि बेसिकली जो आपके क्लाइंट्स हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, कस्टमर या वेंडर्स, उनके पास आपसे जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी फास्ट हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है, ठीक है। अब आपकी जो फॉर एग्जांपल उनके साथ जो ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री, डिटेल, रिकॉर्ड, जो जो इन्फॉर्मेशन आप उनसे शेयर करना चाहें वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे यूजर्स की टाइप है वो है पब्लिक यूजर्स। अगर आपने अपनी वेबसाइट भी बिल्ड की हुई है ओडो के ऊपर, ठीक है, तो ओडो आपको ऑप्शन देता है वेबसाइट के ऊपर आप अगर यूजर्स क्रिएट करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल आपका ई कॉमर्स स्टोर है या कोई और आपका कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है या किसी इसके अलावा आपको वहां से यूजर क्रिएट करवाना चाहें तो आप वहां से अनलिमिटेड पब्लिक यूजर क्रिएट करवा सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। इस तरह जो पोर्टल यूजर है इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ इसमें जो पेड है वो इंटरनल यूजर्स है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप उनको एक्सेस दे सकते हैं। ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? जज़ाकल्लाह जी।